सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के लिए एक नया टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके वन शॉट वीडियो लेक्चर मैंने अभी बनाई है, उसको जाकर पहले देख कर आए, जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी थ्योरी की एंड जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। सो वी विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एमएसटीसीटी 2020-21 जो अभी पूछे गए हैं एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं एग्जाम्स में। आपको इन क्वेश्चंस को करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आएगी एमएसटीसीटी 2021 की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमएसटीसीटी 2020-21 इज, पहला क्वेश्चन, photons of energy 10 electron volt are incident on a photosensitive surface of threshold frequency 2 into 10 raised to 15 hertz। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड आर। तो पहले तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। हमें पता है फोटोन ऑफ एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब हमें फोटोन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी दी हुई है, दैट मींस h न्यू दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, आगे वो बताते हैं उसके बाद की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने कल भी बताया, इसको आप न्यू नॉट से बताते हैं एंड दैट इज गिवन एज 2 into 10 raised to 15 हर्ट्ज। ओके, आगे उन्होंने बताया है ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम ये जो यूनिट है उसको मार्क करके रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ये सब। सो देयरफॉर हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी विच इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो सबसे पहले अब ये सारा गिवन डेटा दिया हुआ है, हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहली बात है कि इसका इक्वेशन हमें मालूम करना चाहिए। सो मैंने बताया था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू h न्यू नॉट। सही है, सबको पता है ये। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है, h न्यू की वैल्यू मतलब कि एनर्जी की वैल्यू हमको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के रखा है। प्रॉब्लम यह है कि हमको जो न्यू नॉट की वैल्यू बस यहाँ पे दे के रखी हुई है एंड h की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, साथ साथ हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हमको पता चल गया, बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें ये जो h न्यू नॉट है इसको फाइंड करना पड़ेगा। दैट मींस h न्यू नॉट अगर हम फाइंड करने जाएंगे, ठीक है, दैट इज 6.63 into 10 raised to minus 34। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, 6.63 into 10 raised to minus 34 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। न्यू नॉट की वैल्यू हमको दे के रखी हुई है, हमने उसको गिवन में लिखा भी है 2 into 10 raised to 15। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो हम ये आंसर निकालेंगे ये किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये गलती ना करें कि इसका कन्वर्जन जो है वो जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों यूनिट्स हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे तभी तो आंसर जो निकलने वाला है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। सही है ना। सो देयरफॉर हम क्या करने वाले हैं, पहले इस फैक्टर को डिवाइड बाय कर देंगे 1.6 into 10 raised to minus 19। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सीटी ने नहीं दिया है, मैंने बताया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल। सही है, तो अगर हमें इसको जूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 into 10 raised to minus 19 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होता तो ये करना पड़ेगा। सही है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो ये करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, मतलब कि ये टर्म जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19 किया है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। अब प्रॉब्लम सॉल्व, अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दैट विल बी h न्यू नॉट जो है वो 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आएगा। कितना आएगा, 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आएगा h न्यू नॉट। ठीक है, ये ध्यान में रखें, ये कैलकुलेशन है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें करने आएगी अच्छी तरह से। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 12 आ जाएगा एंड 1.6 डिवाइड बाय 12 कर लो, देख लो आंसर कितना आता है। सिंपल कैलकुलेशन से, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, आप 8 भी निकालेंगे तो भी चलेगा। नाउ अब आ गए हम अपने अगले पार्ट पर। ये हो गया हमारा पहला चीज कि h न्यू नॉट की वैल्यू 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट वी हैव टू फाइंड दिस फार्मूला। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी h न्यू कितना है, पहले से देखे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस h न्यू नॉट कितना है 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आई थिंक इसको सॉल्व करने के बाद 8 मतलब 1.71 के आसपास आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1 के पास आंसर आ रहा है उसका। 10 में से 8.3 को माइनस कर दें, ऑब्वियस सी बात है 1.7 बचेगा, दैट विल बी द डायरेक्ट आंसर। समझ में आया सबको। कैलकुलेशन से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को देख सकता है, बट
कैलकुलेशंस आना चाहिए एज यू आर अ सीईटी एस्पिरेंट, तो ये तो आपका बेस्ट होना चाहिए। एंड कैलकुलेशंस करने के बाद देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नया नहीं था, ठीक है। इफ यू नो द थ्योरी यू कैन क्रैक इट वेरी इजी। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीईटी 2021, दैट इज एक बड़ा सा क्वेश्चन एकदम लाइन लाइन बनाकर दिया हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके, बढ़ते आगे। क्वेश्चन इज when a light of a wavelength lambda is incident on a photosensitive surface, photon of power p are emitted, photon of power p are emitted, the number of photon n emitted in time t is, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट करेंगे जब टाइम t होगा तब, ठीक है। अभी हम पहली चीज तो ये समझ में आता है कि पावर के स्टेटमेंट से हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें पावर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो पावर अगर हम देखेंगे तो हमने पहले भी कहीं सीख के रखा हुआ है। एंड इसके साथ साथ पावर जो होता है, ये अगर बेसिकली बात की जाए तो शुरुआत होती है, पावर कितना है, वर्क पर यूनिट टाइम होता है। क्लियर है सबको, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम है। बट पावर अगर वर्क पर यूनिट टाइम है तो इधर से हमें एक चीज और भी दिमाग में आना चाहिए, वी आर लर्निंग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसके अंदर क्या है कि वर्क का फॉर्मूला हो जाता है, वर्क का फॉर्मूला हो जाता है एच न्यू, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एच न्यू। बट इंपॉर्टेंट यहाँ थोड़ा ध्यान दो, द नंबर ऑफ फोटोन n इमिटेड इन टाइम t। देखो एक वर्क करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स है, एच न्यू। यहाँ पे एक नहीं है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एच न्यू इंटू n से ही ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, ओके। डिवाइडेड बाय टाइम t है, टाइम t से ही पास हो रहा है, ये तो बात उन्होंने लिखा हुआ है। अभी यहां हमें क्या बोला हुआ है, तो नंबर ऑफ फोटोन के लिए सिर्फ मतलब n की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो हम अगर ऑप्शन को थोड़ा सा देखेंगे तो न्यू तो फॉर्म ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें उस न्यू के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि p इज इक्वल टू h। अब न्यू की जगह पर c बाय लैम्डा लिख सकता हूं, मानते हैं सब लोग, क्योंकि हम सबको मालूम है न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड दैट विल बी c बाय लैम्डा। ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए, मन में आनी चाहिए आप लोगों के। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं hc n डिवाइडेड बाय टाइम t एक्स्ट्रा बाकी है। ओके, सो हमें से बोला है n की वैल्यू बताओ, तो ये सारे टर्म ट्रांसफर हो जाएंगे। सो मुझे n जो मिलने वाला है वो p लैम्डा t डिवाइडेड बाय hc मिलेगा। दैट विल बी, आई थिंक माय ऑप्शन नंबर p लैम्डा t अपॉन hc, ऑप्शन C1 इज करेक्ट। C1 इज करेक्ट। सबका आया आंसर, क्लियर है सबको, इजी क्वेश्चन। बट फोटॉन हैज वेवलेंथ 3 नैनोमीटर, मींस वेवलेंथ दिया हुआ है 3 नैनोमीटर। दैट मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻⁹ मीटर, करेक्ट है, क्योंकि नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ की पावर हो जाएगी। ओके, देन इट्स मोमेंटम एंड एनर्जी विल बी, तो मोमेंटम बताना और एनर्जी बताना है। मोमेंटम हम बताते हैं P से, एनर्जी हम बताते हैं E से, ठीक है। तो मोमेंटम भी बताना है और एनर्जी भी बतानी है। अच्छा, अगर मोमेंटम निकालना है तो एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर जिधर हमने मोमेंटम के बारे में बात किया है। क्लियर, थ्योरी देखो तो समझ में आएगा। यहाँ जब हम डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे तब मैंने दिखाया था कि लैम्डा जो होता है विल बी इक्वल्स टू h बाय पी होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, p निकालना है ना मुझे, तो h बाय लैम्डा। क्या मुझे h पता है? यस आई नो। लैम्डा कितना है? 6.63 है। h कितना है? 10⁻⁻34। एंड वेवलेंथ तो अभी भी दी है 3 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो काम तो नहीं बनने वाला, ठीक है। ऐसे बोल के नहीं चलेगा कि सर ये तो याद ही नहीं है, गिवन दिया, ठीक है, अभी तो दिया था, नहीं दिया था तो फंस जाओगे, तो याद कर लो इससे अच्छा। 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 6, तो 2.21 इंटू 2.21 इंटू 10⁻, ये -9 है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा। दैट मीन्स 34 में से 9 गया तो 25, तो 10⁻25, तो P विल बी 2.21 इंटू 10⁻25। मोमेंटम है इसलिए यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होगा। एंड द ऑप्शन इज मैचेस, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें 2.21 इंटू 10⁻25 आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन है नहीं। तो करेक्ट आंसर तो यही है, फिर भी हम निकाल लेते हैं दूसरा वाला, करेक्ट है ना, मेरे को समझाना है। बाकी हम ऑप्शन टिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए आगे। अब हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो ई क्या होता है? ई होता है एच न्यू, सही है। बट एच न्यू होता है, लेकिन हमें मालूम है एच सी बाय लैम्डा से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। तो सी हमको पता है 3 इंटू 10⁸ दिया है यहाँ पर, बट अच्छी बात है याद रखोगे तो। लैम्डा भी हमको मालूम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच की जगह पर 6.63 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है 3 इंटू 10⁻⁹।
तो दैट मीन्स ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻9 उधर जाके ऊपर 10⁻+9 हो जाएगा, 10⁸ 10⁹9 10⁻17 होता है, 10⁻17 में से 34 गया तो 10⁻17 ही बचेगा। तो मेरा आंसर ई का जो बचेगा वो 6.63 इंटू 10⁻17 एनर्जी मतलब जूल में रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर करेक्ट। दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट। ठीक है, ये इतना सारा थ्योरी लिखा के दिया हुआ है बट इसका आंसर डायरेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटो करंट जो होता है वो ओनली डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? इंटेंसिटी के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो सिर्फ यही स्टेटमेंट आपको ढूंढना है कि इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन, सॉरी, फोटो करंट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन एक एक करके रीड करते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, सही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अच्छा ये सही है। बाकी दूसरा ऑफ लाइट, बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैंने अभी बताया कि फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी के ऊपर, और यहाँ पे लिखा भी है डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो सही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी ऑप्शन बी सी डी चेक कर लो। चेक करता हूँ, देखो डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ना, फैक्टर ही डिपेंड नहीं कर रहा है जब फोटो करंट का इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो क्या मतलब है डिक्रीज करके या इंक्रीज करके? सेम ऑप्शन सी भी है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत है। देन ऑप्शन डी, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी स्टेटमेंट कह रहा है, बट आल्सो एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, ना, ये चीज गलत है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो देयरफॉर ऑप्शन डी भी इस हिसाब से गलत है हमारा। सो इन दिस, ये इतना बड़ा दिया हुआ था, आंसर डायरेक्ट ये था। थ्योरी टाइप के क्वेश्चन सीडी के अंदर आते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा रीड करो क्वेश्चन को, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन आस्क्ड इज when a wavelength of incident radiation on a metal surface is reduced from lambda 1 to lambda 2, तो वेवलेंथ जो है वो lambda 1 से lambda 2 में रिड्यूस हो गई है। ठीक है, हमने मान लिया। The kinetic energy of emitted photoelectron is tripled, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की ट्रिपल कर दी गई है। मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में अगर हम बोलेंगे k से बताई हुई है, सो काइनेटिक एनर्जी तो बाद में है, मतलब ये पहली वाली है, बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रिपल कर दी गई, मतलब तीसरे पहले वाले से 3 गुना ज्यादा कर दी गई है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर। जो स्टेटमेंट में बोला है उसको सिंबॉलिकली बता रहा हूं मैं। तो हम ऐसा ये रिलेशन याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पहले जो भी है वो 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल्ड फ्रॉम 3 टाइम्स। ठीक है, सो एंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, तो वर्क फंक्शन मेटल का कितना होगा? वर्क फंक्शन, ठीक है, मतलब हमारा वर्क, हमें फंक्शन को फाइंड करना है कितना होने वाला है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सोचते हैं कि इसके लिए कर क्या सकते थे हम। पहली चीज तो ये होगी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ये फॉर्मूला क्या रहता है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। करेक्ट है, वर्क फंक्शन हमें फाइंड करने को बोला, इसलिए मैंने hc बाय लैम्डा नॉट नहीं लिखा है। ठीक है, एंड लैम्डा क्यों लिया मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में? क्योंकि उन्होंने बोला है, लैम्डा के बारे में बात की है, नहीं तो h न्यू भी लिख सकता था मैं, लेकिन लैम्डा क्यों लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये मैं बोलता हूँ कि मेरे शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी hc बाय लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात मेरी, जब ये लैम्डा, जब ये काइनेटिक एनर्जी 1 होगा तब मैं इसको बोलता हूँ 1 है हमारा। ठीक है, एंड तब हमारा वेवलेंथ भी 1 ही रहेगा। बट दूसरी थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूसरी बार कितनी हो जा रही है, hc बाय लैम्डा 2 इसको बोलता हूँ, और वर्क फंक्शन जो है वो फाई नॉट 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? और एक खास वजह है, खास चीज है यहाँ पे दे के रखी हुई है। खास चीज क्या दे के रखी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है K2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K1, मतलब मैं बाद वाली काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाले से बोल रहा हूँ। K2 इज पावरफुल ना, हाँ, तो मैं ऐसा यही लिखा था मैंने, K2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी K2, ठीक है, K2 कितनी है, hc बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू hc बाय लैम्डा, ये 1 को K2 है मतलब 2 से बोलता हूं मैं, एंड ये लैम्डा 1 बोलता हूं माइनस फाई नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आगे प्रॉब्लम खत्म ही है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस करने। क्या कैलकुलेशन करने? 3 hc बाय लैम्डा 1 हो जाएगा ये, माइनस 3 फाई नॉट हो जाएगा ये, और यहाँ क्या रहेगा, hc बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट बचेगा। सही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये टर्म माइनस 3 लैम्डा फाई नॉट जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस फाई नॉट
प्लस 3 फाई नॉट एंड ये 3hc अपॉन लैम्डा 1 और ये प्लस है ये इधर आके माइनस हो जाएगा hc बाय लैम्डा 2। दोनों में कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो hc कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 और यहाँ हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये मुझे प्लस माइनस माइनस तो 2 लैम्डा फाई नॉट मिल जाएगा। दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूँ hc एज इट इज रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई तो 3 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 3 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और यहाँ नीचे हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट मींस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 एंड ये 2 फाई नॉट। तो सिर्फ फाई नॉट अगर निकालने जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई बाय है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो hc बाय 2 ठीक है। उसके बाद 3 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन इनटू लैम्डा 2। सो माय ऑप्शन B1 इज करेक्ट। बाकी सारी चीजें करेक्ट नहीं मैच कर रही है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैं बोलूंगा थोड़ा सा हार्ड भी था क्योंकि ये सारी चीजें सोचना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ेगा, K2 K3 का K1 का रिलेशन हमको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। सो वी कैन सॉल्व दिस। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री सीरीज 2021 में पूछे गए थे। ऑल आर समवॉट इजी भी थे, लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट आई थिंक कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आई होप अब हम नेक्स्ट पार्ट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर